हेलो दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का जो विषय है वो है पर्यावरण अध्ययन। 2012 का फर्स्ट टू फिफ्थ का है। 18 नवंबर 2012 को ये एग्ज़ाम हुआ था। तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि पर्यावरण अध्ययन की पेडागोजी और संपूर्ण हल व्याख्या सहित आपको यहाँ पर लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को, खाली स्थान यहाँ पर फिलअप दिया हुआ है, उपलब्ध कराना चाहिए। पाठ के अंत में प्रकरणों में अंतः निर्मित या पुस्तकों में अलग अलग स्थानों पर या फिर इकाई के अंत में। देखिए, हम जानते हैं कि जो मूल्यांकन है उसके लिए अभ्यास आदि जो प्रैक्टिस होती है उसके लिए करानी पड़ती है। तो ये जैसे जैसे कोई प्रकरण समाप्त होता है वैसे वैसे उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको उसकी जो पर्यावरण अध्ययन है उसकी पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों के प्रकरणों के अंतः निर्मित में उपलब्ध कराना चाहिए। यानी कि बीच बीच में ही जैसे ही प्रकरण समाप्त होता है तुरंत एक मूल्यांकन के लिए या अभ्यास के लिए और गतिविधियों के लिए अंतः निर्मित में उपलब्ध होना चाहिए, तभी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को ध्यान देना चाहिए। ए, विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर। बी, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए। सी, अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए। या डी, विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, कुछ प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट होते हैं कि देखते ही समझ जाते हैं कि उनका आंसर क्या होगा। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि प्रयोगों पर ध्यान देना, क्योंकि प्रयोगशाला विधि एक ऐसी विधि है, सबसे प्रभावशाली विधि है, क्योंकि जब छात्र करके स्वयं करके सीखेंगे तो उनका जो ज्ञान होगा वो स्थायी होगा और वो कभी भी ना भूलने वाला होगा। इसलिए इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। देखिए, इसका ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। आवधिक परीक्षाएं का प्रयोग करना, गृह कार्य का प्रयोग करना, सी, योगात्मक कार्य, या फिर पोर्टफोलियो। बिल्कुल आसान आंसर है, ऑप्शन है इसका डी। प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का जो सर्वश्रेष्ठ तरीका है वो है पोर्टफोलियो। उसके पोर्टफोलियो के द्वारा आकलन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। बी, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं। या फिर डी, प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। बिल्कुल जैसा मैंने बताया, कुछ प्रश्न बिल्कुल क्लियर होते हैं कि उसमें किसी प्रकार के शक होता ही नहीं है। तो दृश्य श्रव्य जो सामग्रियां हैं या जो शारीरिक फिजिकल आपका एक्टिविटीज़ हैं उनका प्रयोग करने का सबसे जो उद्देश्य होता है वो यही है कि अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा और ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि मस्तिष्क आलोडन के बाद ही उसको समझती है। तो ये किस विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है? वैयक्तिक भिन्नता, सामान्य से विशिष्ट की ओर निरंतरता, या फिर अंतः संबंध। इसका सही ऑप्शन है ए, क्योंकि दोनों की जो कैपेसिटी है, जो क्वालिटी है, वो बिल्कुल अलग अलग है। क्योंकि सीमा उसको देखिए रट करके देख रही है और जो लीना है उसको समझ करके, यानी कि बीच में। तो ये जो सिद्धांत है ये वैयक्तिक भिन्नताओं के विकासात्मक सिद्धांत की ओर इशारा करता है, संकेत करता है, क्योंकि दोनों ही भिन्न भिन्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिलअप दिया हुआ देखिए, इसके अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां, इनमें से चारों में से कोई सी एक नहीं है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियों में से एक। तो समस्या, सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना। इसका ऑप्शन है डी, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अतिरिक्त पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की अन्य सभी विधियां हैं। तो व्याख्यान द्वारा स्पष्ट करना ये पर्यावरण अध्ययन की विधि नहीं है। और ऑप्शन है, आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना में किसकी सहायता करता है? देखिए ऑप्शन है, सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण करने में और पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में, या सी स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देना और शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान में रखने में सहायता करता है। तो ये इनमें से जो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से वो है ऑप्शन है इसका सी, यानी कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथनों का प्रयोग करने से बालकों में स्थानीय और वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में सहायता होती है। आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसलेक्सिया। देखिए बीमारी से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है। ये किससे संबंधित है? ये कौन सी बीमारी से संबंधित है? बोलने और सुनने दोनों से, या फिर पढ़ने से, या फिर सुनने से? तो डिसलेक्सिया के बारे में काफ़ी कुछ पहले बताया जा चुका है, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि डिसलेक्सिया मुख्यतः पढ़ने से की समस्या से संबंधित है और ये वास्तव में एक अधिगम विकलांगता है जिसका प्रकटीकरण मुख्य रूप से वाणी या लिखित भाषा के दृश्य अंकन की कठिनाइयों के रूप में होता है। देखिए डिसलेक्सिया को ओसवाल्ड बरखान ने 1881 में पहचाना था और रोडोल्फ ने इसे 1887 में डिसलेक्सिया नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने और अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे और कम कुशल विद्यार्थी यानी कि अपने से जूनियर जो बच्चे होते हैं उनका आकलन करते हैं। इसका परिणाम क्या आता है? उच्च नैतिक विकास, समूहों में द्वंद्व होता है, गहन प्रतियोगिता होती है, या उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा होती है। तो इसका जो आंसर है वो है डी। तो जो पुराने बच्चे होते हैं वो नए बच्चों का या फिर जो जूनियर बच्चे होते हैं उनका यदि आकलन करते हैं तो उसका कारण ये होता है कि वो अपनी अधिक उपलब्धि प्राप्त कर चुके होते हैं और अपना आत्मज्ञान दिखाते हैं, तो अपने से कम बच्चों का इसलिए वो आकलन करते हैं। तो ये सहयोगात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। अल बरूनी किस देश से आया था? उसका नाम क्या है? अल बरूनी एक इतिहासकार था, हमें अच्छी तरह से पता है। तो बांग्लादेश से, उज्बेकिस्तान, ओमान या फिर अफगानिस्तान से आया था। देखिए इतिहासकार था और इतिहास में उसने कुछ पुस्तकें लिखी थी। उनमें से जो प्रमुख पुस्तक है वो, जब वो उज्बेकिस्तान से यहाँ पर आया था तो उसने भारत के इतिहास पर एक किताब लिखी थी अपने समय में, तो इसका नाम था तारीख़ हिंद। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि हमें भारतीय इतिहास को समझने में सहायता देती है। ये एक एक्सप्रेस ट्रेन का मार्ग है, रेलवे टाइम टेबल है, उसका कुछ अंश दिया हुआ है। देखिए सूरत, वलसाड़, भिवंडी और मडगांव इनके पहुंचने के टाइमिंग दिए हुए हैं, दूरी दी हुई है। तो कुछ आपको पूछना चाहता है क्वेश्चन कि सूरत और मडगांव के बीच की दूरी और कितना टाइम ट्रेन लेगी। तो देखिए ज़रा इसके क्वेश्चंस को आप देखें तो दूरी है, क्लियर है कि 1509 किलोमीटर में से आप 530 किलोमीटर घटाएंगे, 979 किलोमीटर टाइम लगेगा। और जो पहुंचने में लगा समय है, देखिए जो रेलवे की टाइमिंग होती है वो 24 घंटे की होती है, 24 आवर्स की होती है। तो 16:15 में जब गाड़ी चली है तो 24 बजे यानी कि रात को 12 बजे वो पहुंचेगी, यानी कि 7 घंटा 45 मिनट में। और उसके बाद आगे सुबह उसने 7:35 लिया है, तो कुल मिलाकर के वो दोनों को जोड़ दें तो 15 घंटे और 20 मिनट का समय लेगी। प्रयोग और प्रयोगात्मक करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। देखिए बेस्ट है, उसे बहुत सृजनात्मक विद्यार्थी माना जाता है, इसलिए वह किस प्रकार की संकल्पनाओं के द्वारा सीखती है? तो अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, मॉडलिंग या फिर अनुकरण के द्वारा वह सीखती है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, तो इसका सही आंसर है आंसर बी। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन जब कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि वह बहुत ही कम समय में जल्दी से जल्दी काम को सीख लेती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वह अपसारी चिंतन के द्वारा संकल्पना को सीख लेती है और उसके आधार पर कार्य करती है, जिसकी कारण वह बहुत जल्दी से अपना काम करती है और कक्षा में सर्वश्रेष्ठ देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है, तो इसके पार्श्व में, इसके पीछे जो उद्देश्य है वो किस चीज़ को बढ़ावा देना है? देखिए वैयक्तिक भिन्नता, शिक्षार्थी स्वायत्तता, पुनर्बलन, ज्ञान का सहसंबंध और स्थानांतरण। बिल्कुल ठीक बात है, ऑप्शन है
डी। कक्षा में जब एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है तब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ उसको जोड़ने में सहायता करता है। तो इसके पीछे जो उद्देश्य है वो है ज्ञान का सहसंबंध और स्थानांतरण, इसी को बढ़ावा देने की वो कोशिश करता है। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित हुई, इसका उद्देश्य क्या था आपके इस विचार से? आपका विचार हम जानना चाहते हैं। तो ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, अभिभावकों को संतुष्ट करना, या डी विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। ये बी और सी तो कट है बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। तो ए और डी में से आप यहाँ पर चुनिए। तो बच्चों के अंदर एक क्रिएटिविटी उत्पन्न करनी है हमें, तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है कि विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन इसलिए किया गया कि सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध हो सके, यानी कि खुद करके सीखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो देखिए बिल्कुल आपको बता देना चाहता हूँ, बार बार मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कुछ ऑप्शन तो बिल्कुल क्लियर ही होते हैं कि ये तो होंगे ही नहीं। तो ध्यान दीजिए कि क्या है, ये तो ध्यान देना है, लेकिन साथ ही साथ क्या नहीं है इस पर भी ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 75 खाली स्थान दिया हुआ है, देखिए फिलअप है। के अलावा बच्चों के विकास को आकार देने वाले वातावरण कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। इन चारों में से एक नहीं अलग है, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता या फिर शारीरिक गठन। इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी। देखिए शारीरिक गठन के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले विकास को, क्योंकि विकास की बात हो रही है, तो ये वातावरणीय कारकों में सभी शामिल हैं, केवल शारीरिक गठन इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। तो ये इसका ऑप्शन होगा आंसर डी। कांसा, एक कांसा जो धातु होती है उसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था। इसमें देखिए सही कथन देखना है कि कांसा जो है वो तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। ये तांबा या टिन की मिश्र धातु है, या तांबा और प्लेटिनम की धातु है, या फिर एक तत्व है। चारों ऑप्शन में से हमारे लिए जो ऑप्शन है, क्योंकि गोलकुंडा में तोप मिली थी, तो वो किस धातु की बनी हुई है, वो कांसे की बनी हुई थी। और कांसे के बारे में एक आपको बता दूं, ये किन दो धातुओं से मिलकर के बनता है। ये तांबा जो कॉपर होता है और टिन से मिलकर के बनता है। तो गोलकुंडा में जो क्ले में तोप मिली थी उसमें बनाने में इसका प्रयोग किया गया था। आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से और बहुत से रसायनों का यदि हम प्रयोग करते हैं तो जो मिट्टी होती है, मृदा होती है, वो बंजर हो जाती है, किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी हो जाती है, सिंचाई के लिए उपयुक्त हो जाती है, या उपजाऊ बन जाती है। ये तो हमें पता ही है कि यदि हम लगातार बार बार फसल उगाएंगे तो इसकी मिट्टी पर, इसकी मृदा पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और हम तरह तरह के रसायन का यूज़ करते हैं तो भी मिट्टी हमारी खराब हो जाती है बार बार। उसके लिए उसको प्राकृतिक वातावरण की भी आवश्यकता होती है। तो जब हम उसमें एक ही तरह की फसल उगाते हैं, ऑप्शन ए है इसका, और बहुत से रसायनों का प्रयोग करते हैं तो भूमि जो है बंजर हो जाती है, क्योंकि इससे मृदा की उर्वरकता समाप्त हो जाती है। तो बहुत ध्यान से इसका यूज़ करना पड़ता है, थोड़ा कुछ समय के लिए उसको बीच में गैप भी देना पड़ता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख, देखिए पहाड़ी क्षेत्र हैं भारत के, कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। ABCD की पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें होती हैं, निचली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती है, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं, या फिर लकड़ी के फर्श होते हैं। तो इसमें आपको जो सही है, जो चार ऑप्शन है इसमें तीन ऑप्शन आप बिल्कुल सही हैं, एक चौथा गलत है। तो इसका आंसर है आंसर ए। तो मकानों की जो विशेषताएं हैं वो ऑप्शन है उसमें बी, सी और डी, इनके अनुसार ही ए ऑप्शन इसमें गलत है, नहीं शामिल किया जाएगा। तो क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो उसके कारण से इसका ऑप्शन ए जो ABCD है उसमें से ए कट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तरुण नाम का एक छात्र है, वो भारत संघ नामक समूह से संबंधित है। भारत संघ तो वो किस लिए है कि विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से संबंधित है, या स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाता है, या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क कक्षाएं, कोचिंग कक्षाएं चलवाता है, या फिर पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करवाता है। देखिए भारत संघ के बारे में आपको बता दूं कि एक ऐसी अशासकीय संस्था है जो लोगों को वन और जल के संरक्षण के मुद्दों पर जागरूक बनाने का कार्य कर रही है ये संस्था। तो जो तरुण हैं ये भारत संघ नामक से जो पुरानी झीलें उनको पुनर्निर्मित करने से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन है डी। सांपों के संदर्भ में हमें सही कथन चुनना है कि ABCD। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। बी ऑप्शन है कि नाग जो कोबरा होता है जहरीले सांपों का प्रकार है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है
तो इन्हीं खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है और सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो इसमें से सही कथन आपको चुनने हैं। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से 3 कथन सही हैं और 1 कथन आपका इसमें गलत है। तो वो कौन कौन से सही ऑप्शंस हैं वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि इसका आंसर है सी, यानी कि सांपों के संदर्भ में जो सही कथन है वो है BAC, यानी कि जो डी ऑप्शन है वो इसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनने हैं। देखिए वो कैसा होता है, बदबूदार होता है, पतला और पीला द्रव होता है, या फिर अच्छी गंध का होता है, पतला होता है, नीला रंगीन द्रव होता है। सी ऑप्शन दिया बिना गंध का गाढ़ा होता है, गहरे रंग का तरल होता है, या बदबूदार गाढ़ा और गहरे रंग का होता है। तो पेट्रोलियम काले रंग का गाढ़ा द्रव है। इसके सही अभिलक्षण है, देखिए बदबूदार होता है, गाढ़ा होता है और गहरे रंग का तिल होता है। देखिए निर्माण जो कैसे हुआ है, जिस तरह से कोयले का हुआ है वनस्पतियों के पृथ्वी के नीचे दबने से और उसमें उच्च दाब ताप के आपतन के कारण हुआ है। तो प्राकृतिक रूप से जो पेट्रोलियम है उसको अपरिष्कृत तेल यानी कि क्रूड ऑयल कहते हैं। आंसर है डी। निम्नलिखित में से वो रोग वो समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। अब देखिए ABCD में आपको दिया मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया, या मलेरिया हैजा मियादी बुखार, मलेरिया डेंगू हैजा। देखिए हैजा तो गंदगी से फैलता है, तो मच्छरों का इसमें कोई रोल नहीं है। तो सी और डी तो यहाँ पर कट हो जाते हैं, तो ए और बी बचता है। तो ए और बी में से अब देखिए मच्छरों से तो डेंगू फैलता है, मलेरिया और चिकनगुनिया। तो डेंगू जो होता है वो एंडीज मच्छरों से काटने से होता है, जबकि जो मलेरिया है ये भी मच्छरों से होता है और एक वाहक जनित संक्रामक रोग भी है जो प्रोटोजोआ परजीवी से फैलता है। और चिकुनगुनिया जो होता है ये एडीज नामक मच्छर से फैलता है और बाद में आपके जो जोड़ होते हैं उनको बड़ा दुख देता है। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। ए अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट होते हैं, बिल्कुल गलत है। सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट, पीसे हुए चावल के रंगीन घोल, या विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग। ये डी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ तो बिल्कुल ऑप्शंस क्लियर ही होते हैं वो कि ये हो ही नहीं सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है देखिए सी। अब सोने चांदी से बनाएंगे तो ये भी गलत हो जाता है, तो इतना सोना चांदी आएगा कहाँ से। तो मधुबनी चित्रकला मिथिलांचल वास्तव में क्षेत्र जो है उसके जैसे कुछ बिहार, दरभंगा, मधुबनी, नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। तो इसके रंगों को बनाने के लिए घरेलू चीज़ें जैसे कि हल्दी, केले के पत्ते, पीपल की छाल, पिसे हुए चावल आदि का यूज़ होता है। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे आवश्यकता वाले होते हैं, यानी कि विशेष आवश्यकताएं। तो कुछ बच्चे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से विकलांग हैं, तो ये साथ में पढ़ते हैं। तो ये जो स्कूल है ये किसका अनुपालन कर रहा है? देखिए समावेशी शिक्षा, समवयस्क, प्रतिपूरक अधिगम, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। देखिए मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, पीछे भी आया है। ये एक इस प्रकार का प्रश्न जरूर आता है समावेशी शिक्षा का, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि समावेशी शिक्षा क्या है और किस प्रकार के इसके गुण होते हैं। घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने संकल्पना का उदाहरण दिया है कि हमारे दैनिक जीवन में जो उपयोगी हैं। तो ए, हम पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं। बी, हम फर्श पर पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण चल पाते हैं। ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास लौटती है। और डी है घर्षण के कारण किसी गतिशील वाहन को। तो इसका ऑप्शन है सी। डी, ए और बी ऑप्शन सही है इसमें। जो इसका सी ऑप्शन है कि घर्षण के कारण ही ऊपर से नीचे की ओर आती है, तो ये गलत है, क्योंकि जो ये नियम है ये तो गुरुत्वाकर्षण का है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही कोई चीज नीचे आती है, घर्षण के कारण नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 86, एक पश्मीना शॉल है लगभग कितने साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होता है, और एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने के लिए कितने घंटों का काम लगता है? हमें लगता है इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो ऑप्शन है डी, इसको लगभग 10 साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होता है, एक विशेष प्रकार की ऊन से बुना जाता है और 200 घंटों का समय लगता है कि यदि एक साधारण इसको बनाया जाए। यदि कोई डिजाइनदार बनाया जाएगा तो और भी ज़्यादा समय लगेगा। सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा में, समूह परियोजना आदि में, यानी कि उसको बिजी रखती है। तो ये शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है, किसको फॉलो कर रही है? भाषा निर्देशित सीखना, प्रतियोगिता आधारित सीखना, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, या मनोरंजन द्वारा सीखना। जो ऑप्शन नहीं है उन्हें कट करिए सबसे पहले और उसके बाद देखिए। ऑप्शन है इसका सी,
विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, चर्चा समूह, चर्चा परियोजना में, तो सीधी सी बात है कि वो उसको समाज के जीने लायक बना रही है, अर्थात सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखने का जो आयाम है उसका अनुगमन कर रही है। नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों, चूहों को, अपने जीवों को अंदर अपने फंसा लेता है और उनको खा जाता है। तो ये हमारे देश में कौन से भाग में पाया जाता है? देखिए, मेघालय, असम, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ये एक ऐसा पौधा है, बहुत छोटा सा पौधा होता है, तो ये फंसा लेता है। इसका ऑप्शन है मेघालय में पाया जाता है। देखिए, ये इसका ऑप्शन है ए। एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों, चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसा लेता है और खा लेता है। तो हमारे देश का जो पूर्वोत्तर भाग है जहाँ पर जैसे है, तो मेघालय में पाया जाता है। इन चारों में से आपको वो चुनना है जो बाकी से अलग है। पैराफिन, मोम, ग्रीस, कोयला और पेट्रोल। बिल्कुल ठीक बात है, आपने बिल्कुल जो मस्तिष्क में आंसर आया है वो है कोयला, क्योंकि बाकी सभी पेट्रोलियम उत्पाद हैं, उपोत्पाद हैं। क्योंकि जो कोयला होता है वो पेट्रोलियम में से नहीं निकलता है, पेट्रोलियम में से बाकी कोयला जो होता है वो तो कोयला तो नीचे खुद खदानों में से निकाला जाता है। बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा माना जाएगा? अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर दिसंबर या जनवरी से मार्च? तो बिहार के जो लोग हैं वो सबसे अच्छा जो उनका मानते हैं समय वो है अतिरिक्त धन कमाने के लिए, मधुमक्खी पालन करने के लिए, और शहद इकट्ठा करते हैं, बेच देते हैं। तो इसका समय अक्टूबर से दिसंबर तक का होता है उनके पास। तो ऑप्शन है इसका सी। तो ये था हमारा पर्यावरण अध्ययन का 2012 का संपूर्ण हल प्रश्न पत्र। उम्मीद है आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। आपने हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सबसे पहले आप तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ।